हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा भारत? नहीं, हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होता है? मुसलमानों के विहीन कर दीजिएगा, क्रिश्चियनों के विहीन अगर कोई राष्ट्र बना दीजिएगा, मतलब विहीनता देखना मतलब कुएं का मेंढक बनाना। मैं ऐसा भारत देखना ही नहीं चाहता। छोटा सा टुकड़ा है केवल इतने बड़े भारत का, आज तक वापस नहीं ला पाए कोई वापस, क्योंकि किसी का खून नहीं खौल रहा। कोई खून खौलता हुआ व्यक्ति चाहिए जो जमीन को खींचेगा। दो 2029 में जो चुनाव होगा उसमें फिर से एक बार और प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2029 में। और प्रधानमंत्री बनेंगे, क्षणिक बनेंगे। उस समय उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा, क्षणिक बनेंगे, कुछ समय के लिए बनते ही वो भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। हाँ, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे पीएम मोदी। हाँ। या आज आप कौन सी तारीख है? 23 अप्रैल सन 2026 में मैं ये बात कह रहा हूँ आपके साथ कि नरेंद्र मोदी जी भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे 2029 के चुनाव के बाद। और सीएम योगी को कहाँ देखते हैं आप? प्रधानमंत्री। लग रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाई देंगे सीएम योगी जी। और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा भारत? नहीं हो पाएगा। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होता है? आप मुसलमानों के विहीन कर दीजिएगा, आप क्रिश्चियनों के विहीन अगर कोई राष्ट्र बना दीजिएगा, मतलब विहीनता देखना मतलब कुएं का मेंढक बनाना। मैं ऐसा भारत देखना ही नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूँ अखंड भारत। अखंड भारत यानी कि अगर आज विहीनता करेंगे, हिंदू राष्ट्र की विहीनता, अभी देखिए ये मांग करने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन आज हमने हिंदू राष्ट्र का मांग करा और विहीनता कर दी तो पता है भारत और टुकड़ों में टूट जाएगा। और भारत टुकड़ों में भी टूटेगा। और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि भारत की जो टुकड़े हुई ज़मीनें हैं, जैसे पाकिस्तान मेरा देश है, अफगानिस्तान मेरा देश है, बांग्लादेश मेरा देश है, और मैं सबको खींच के लाना चाहता हूँ, तो वो तो चला जाएगा मेरे हाथ से अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो। अखंड भारत बनाना है जो राजाओं के समय था पहले, तो वो समय तब आएगा जब हम इस प्रकार से देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक जितने भी देश हैं वो सभी की जनताएं हमारी जनता है। और मैं उसी तरीके से देखता हूँ। मैं इन लोगों को अलग देश देख ही नहीं पाता। मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तान कोई अलग देश है। मैं ये मानता हूँ कि किसी पॉलिटिकल झगड़े के कारण गोतियाँ हैं, दोनों गोतिया भाई हैं जो अलग हो गए हैं ज़मीनी विवाद के कारण, जो भी मान लीजिए इसको, और मैं इसको वापस जब तक जोड़ूंगा नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि घर की जब एक हाथ जमीन निकल जाती है तो चैन से सो नहीं पाते। पता नहीं क्या बुद्धि को हो गया लोगों के कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हम उस दिन को खाली सेलिब्रेट करते हैं, हम शोक नहीं मनाते। शोक अगर मना रहे होते उस दिन का कि हमारी ज़मीन आधी टूट के चली गई है, तो आप देखती कि ज़रूर हमारा पाकिस्तान वापस खींच के चला आता हमारे पास। लेकिन शोक ना हो करके यहाँ पर कुछ और पॉलिटिकल रचना रच दिया गया कि हमारे दिमाग को ही ऐसा बना दिया गया कि हम सोचते हैं कि वाह हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन केवल आज़ादी नहीं है, उसके साथ हमने बहुत बड़ा एक तबका खो दिया है, एक बड़ा सा देश खो दिया, एक बड़ा हिस्सा हमने खो दिया है। जिस हिस्से को बचाने के लिए हमारे राजाओं ने अपने खाल उधड़वा लिए थे, आंखें नोचवा ली थी, हमारी 2-2 हज़ार रानियों ने आग में कूद कूद करके जौहर कर दिया था, जाने दे दी थी, लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा भी जाने नहीं दिया था। जब से हमारा ये नए देश का निर्माण हुआ था उस समय से पता नहीं दिमाग को क्या हुआ लोगों के कि इस बात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन वही हिंदू राष्ट्र की डिमांड जो की जा रही है वो हिंदू राष्ट्र मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अखंड भारत। मैं लाऊंगा इन लोगों को, सबको खींच के लाऊंगा। उसके बाद जो धर्म का बनाना है बनाओ ना, पहले ले तो आओ, जमीन तो पकड़ो पहले। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान को भी अपना मानते हैं और बांग्लादेश को भी अपना मानते हैं। पाकिस्तान को आप कैसे अपना मान सकते हैं? पाकिस्तान क्या है? हमारे बस एक जो देश होता है, एक तरह के सोच वाले लोगों का एक संगठन होता है। कैसे आप एक जैसी सोच? आप देखिए ना, अब जो पहलगाम में हुआ था, हाँ, तो वो जहन में नहीं आता आपके ये बोलने से पहले? मेरे जहन में बिल्कुल आता है वो बात। तो ये इतना जो आतंक फैल रहा है, इतना जो मारकाट फैल रहा है, इसको आप अंत तभी ला सकते हैं जब आप वहाँ के बनी कुरीतियों को अपने सरकार से नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। अभी वहाँ की सरकार, वहाँ की आतंकवादी सरकार के नियंत्रण में चल रहा है पाकिस्तान, और इसीलिए वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। जिस दिन पाकिस्तान दिल्ली से संचालित हो रहा होगा उस दिन पाकिस्तान हमला कैसे कर पाएगा? पाकिस्तान हमारा बच्चा है और पाकिस्तान हमारे दिल्ली से नियंत्रण में होना चाहिए। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद क्यों है? पाकिस्तान भारत का हिस्सा होना चाहिए, और दिल्ली से जब कंट्रोल में आएगा तो यहाँ की आर्मी वहाँ के उपद्रवियों को उठा उठा के ऐसी पटकेगी कि दोबारा ऐसा नाम नहीं लेंगे। आपको पता होगा मैंने कुछ कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है, और वो कैंपेन केवल इंडिया में नहीं चला रहा, मैं मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज में भी मैंने इनिशिएट कर दिया है। गोरक्षा अभियान। अच्छा। गोरक्षा अभियान मैंने पाकिस्तान में चलवा दिया।
और पाकिस्तान में लोगों से गोरक्षा की बातें भी करवा रहा हूँ और गोरक्षा के बारे में उनसे वीडियोस भी रिलीज करवा रहा हूँ कि गोरक्षा क्यों करनी चाहिए, गाय का कहते हैं गौमूत्र क्यों आवश्यक है, ऐसी ऐसी बातें वहाँ पर भी मैं प्रचारित करवा रहा हूँ। इसका एक बड़ा प्रमाण भी पड़ा हुआ है। मैंने विक्टोरिया हार्बर हांगकांग में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और इंटरव्यू मैंने करवाया ही पाकिस्तानियों से था और उन पाकिस्तानियों के चैनल पर टॉप पे पिन करके गोरक्षा का ही वीडियो पड़ा हुआ है कि गोरक्षा क्यों आवश्यक है। और मैंने बड़ा एक्टिवली स्टार्ट करवा दिया कि वहां के लोगों में, जैसे आप सोचो जब भारत को गुलाम बनाना था तो विदेशियों ने कैसे यहाँ के लोगों के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी थी कि वेस्टर्न कल्चर क्यों इतना अच्छा है, कि आज भी भले अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन अंग्रेजों की गुलामी दिमाग से निकली नहीं है। अंग्रेज कोई कपड़ा पहनेंगे तो वो कपड़ा हम पहनना शुरू कर देंगे फैशन बना के, अंग्रेज कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसी एक्टिविटी को हम कॉपी करना शुरू कर देंगे ट्रेंड बना करके। तो जिस प्रकार से हमारे दिमाग पर गुलामी आज भी अंग्रेजों की है, उसी प्रकार से गुलामी में उस देशों को लाना है जो देश हमसे आज दुश्मनी करके बैठे हैं। तो वो दुश्मनी जो है वहाँ की सरकारों के साथ दुश्मनी एक्टिव रहे, वहाँ के मिलिटेंट्स के साथ दुश्मनी एक्टिव रहे, लेकिन वहाँ की जो जनता है, मासूम जनता जिसको कह सकते हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। और मोटिव क्या होना चाहिए कि उनके जनता के अंदर भारतीयता घुसा देना है कि वो अंदर से मानने लग जाए। हाँ, मैं ऐसा होता हुआ देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। कब देख रहे हैं? देखिएगा 25 साल के बाद भारत में ये जो लोकतांत्रिक सरकार है इसका अंत हो जाएगा। भारत में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और भारत में रहेगा राजतंत्र। 5 सत्र चुनाव और होंगे साधारण चुनाव वाले तरीके से, उसके बाद भारत राजतंत्र के अंदर चलेगा। जैसे पुराने समय में राजाओं के अंदर राजघराना और बाकी सारी जो चीजें चलती थी, जिस समय अखंड भारत हुआ करता था, जैसे राम राज्य में हुआ करता था, जैसे सतयुग में सरकार चलती थी, जैसे त्रेता में चलती थी, जैसे द्वापर में चलता था, कलयुग में भी वैसा ही एक सरकार आता हुआ मैं देख रहा हूँ। डेमोक्रेसी अब 25 साल और भारत में, इसके बाद डेमोक्रेसी नहीं, इसके बाद राजतंत्र। तो मैं जैसा बता रहा था कि मैंने गोरक्षा के लिए काफ़ी सारे प्रचारक वीडियोस बनाए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिलवाए और पाकिस्तानियों से ही गोरक्षा का प्रचार करवाया। मैं एक उदाहरण आपके सामने अभी ऑन कैमरा प्ले करता हूँ। Soured in the cow. There's videos on Instagram, right? Hindus, they're being soured in the cow urine. They like pee all over the Indians and they like worship it. Like when you study some biology, cow is a very special animal that synchronizes with your heart and with your body system. You see dogs, we respect dogs, right? Dogs are like, they think that they have to protect you. Similar way, dog thinks that they have to feed you. So they produce a special kind of hormone in the milk that feeds you. So that's why we respect cow like a mother. In the cow urine, there are lots of मैंने क्या बता दिया इसमें कि उन्होंने मैंने एक सवाल करवाया कि हर अंग्रेज़ों को, हर विदेशियों के दिमाग में ये बैठा हुआ है जो हमारे हिंदू प्रथा से बिल्कुल अभिज्ञ हैं कि हिंदू गौमूत्र में नहाते क्यों हैं, हिंदू को गौमूत्र में इतना भाव दिखा कि वो नहाने लग गए, गौमूत्र पीने लग गए, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैंने वो बताया कि जिस प्रकार से लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते के अंदर एक भावना होता है कि कुत्ता आपकी रक्षा करेगा, इसलिए वो दरवाजे पर खड़ा रहता है, कोई आता है तो उसके ऊपर वो अपने जान की परवाह किए बिना वो उसके ऊपर कूद जाता है। ठीक उसी प्रकार गायों के अंदर, कॉज के अंदर एक भावना होती है कि वो आपकी माता है, उसे आपको फीड करना है। गायों के अंदर एक भावना होती है कि उसे आपका ध्यान रखना है। सोचिए, एक जानवर के अंदर माँ होने का भावना है, भावना से वो जानवर बहुत श्रेष्ठ है। वो जब आपके घर में गायें होती हैं तो घर में जितने आसपास रोगाणु, जीवाणु तरह तरह के आते हैं, जो भी बड़ी बीमारी आने वाली रहती है, तो गाय उस बीमारी को पहचान करके अपने दूध के अंदर उस बीमारी का एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स बनाने लग जाती है। जब आप उस दूध को पीते हैं तो आप अनजाने में एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं उन बीमारियों का जो आपके घर के वातावरण में है, आपको बीमार करने वाली हैं। जैसे एक छोटा बच्चा को आप अलग से एंटीबायोटिक नहीं देते, माँ के दूध से एंटीबायोटिक मिल जाता है। यानी आसपास के वातावरण में जो भी बीमारी होती है, बच्चा जो बीमारी से परेशान रहता है, माँ का दूध उस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक बना लेता है। उसी प्रकार गाय का दूध ठीक माँ के दूध की तरह एंटीबायोटिक बना के आपको दे देता है। और वही चीज़ गौमूत्र के साथ भी होता है। अब ये बात का प्रचार मैंने लगभग मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में, मैंने पाकिस्तान में करना शुरू कर दिया ताकि उनके अंदर ये भावना जाग जाए कि गाय एक सच में माँ के समान जानवर है। और उनके अंदर का भावना, क्योंकि लोग किसी की हत्या कब करते हैं, जब ये देखते हैं कि वो जीव के अंदर कोई भावना ही नहीं है
और इंसान तो हर जगह है, चाहे भारत में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, सब जगह इंसान तो रहते हैं। और इंसानों को जब ये पता रहता है कि सामने वाले जीव में भावना है, तो भावना पता होने के बाद वो उसका हत्या नहीं कर सकते। लोग किसी भी जानवर का हत्या तब करते हैं जब उनको ये लगता है कि इसके अंदर कोई भावना ही नहीं है और उसे दर्द नहीं होगा। उसी भावना को जगाना सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। जब लोगों को ये पता लगेगा कि इस जीव के अंदर माँ वाली भावना है। आखिर कुत्ते क्यों नहीं खाते लोग पाकिस्तान में? उनको ये लगता है कि कुत्ता हमारे परिवार का हिस्सा है। उनको ये महसूस होता है, वो भावना से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो वो भावना को जगाना बड़ा जरूरी है। केवल रूढ़िवादी तरीके से केवल ये बोलना कि हिंदू गाय को माता मानते हैं या गौ माता है, बस इतना रूढ़िवादी तरीके से अडिग होकर के और केवल मार करके और छड़ी का प्रहार और हथियार का प्रयोग करके आप उनको नहीं मनवा सकते। मनवाने के लिए उनके अंदर की भावना को जगाना पड़ेगा। उनके यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी ये भावना आ जानी चाहिए कि ये जो जीव है ये हमें बच्चों की तरह देखती है और हमारे लिए एंटीबायोटिक तक बना देती है, अपने जीवन को निछावर तक कर देती है। तो इस प्रकार की भावना आने के बाद निश्चित है कि गौरक्षा शुरू होगा। गौरक्षा का शुरुआत होना ही वहाँ पर कहते हैं भगवा का लहराने का सबसे पहला कदम होगा, क्योंकि हिंदू एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची ऋग्वेद में लिखा गया है गोभक्त या गौरक्षक। तो कहते हैं ना, एक श्लोक है, हिमालयम समराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचते, यानी गौरक्षकों का देश जो है वो हिंदुस्तान है। हिमालय से शुरू होता है और सिंधु से होता हुआ इंदु सागर जो हिंद महासागर है वहां तक ये खत्म होता है। तो ये जो पूरा देश है ये गौरक्षकों का देश है और गौरक्षा की भावना जहां जहां जागेगी वहां वहां हिंदू। तो इसीलिए जो अखंड भारत में बनाना चाहता हूं वो एक अखंड हिंदू राष्ट्र भारत होने वाला है। तो जो हिंदू राष्ट्र का विचार छोटे भारत के लिए देखते हैं वो विचार मैं नहीं देखता, मैं एक अखंड भारत का हिंदू राष्ट्र देखता हूँ। यानी कि आपको अखंड भारत कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि पाकिस्तान में भी भगवा फहरेगा। हाँ, मुझे चाहिए। मेरे अंदर का ईगो हर्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि वो अपने आप को अलग कंट्री बताते हैं। क्यों अलग कंट्री? कैसी अलग कंट्री? जमीन कैसे खरीदी तुमने? मेरा कोई गोतिया मेरे से जमीन लेके चला जाए और कहे कि मेरा जमीन है, मैं यहाँ पे खेती करूंगा, मैं कभी ना करने दूँ उसको खेती। मैं नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जमीन की बहुत लड़ाइयाँ मैंने लड़ी हैं और अपनी पुरानी अपनी जितनी जमीनें मेरी 10-10 पीढ़ी से छूट गई थी, हमारी सारी जमीनें मैं लेकर के आया। लाख मुझे अपने ऊपर चाहे कितने भी लीगैलिटीज मुझे फेस करने पड़े, कितने लोगों से मुझे लड़ना पड़ा, कभी कोई मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखे। जमीन पकड़ने में सबसे माहिर आदमी हूं मैं अपने एरिया में। आप जानेंगी, मैं बताता हूँ। 2-2 गाड़ियां पुलिस की, 4-4 गाड़ियों में से स्कॉर्पियो भरे हुए पूरे लड़के, और सब मिलकर के हम लोग अपनी पुरानी जमीनें बचाते थे। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मैं अपने एरिया में इस बात के लिए बड़ा फेमस हूँ कि कब कुछ कर देगा ये लड़का। तो पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा आप देख रहे हैं भारत पर अटैक? तलवार मेरे हाथ में होता था। आप कैसे जोशी हैं? मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता जमीन जब मेरे हाथ से जाती है, मेरे से रहा नहीं जाता। अपनी हो तो ठीक है, अपनी ना, पूर्वजों की अपनी होती है। की। पूर्वजों की जमीनें जो होती है वो मेरी अपनी जमीन है। हाँ, और किसी ने गलत तरीके से मेरे पूर्वजों की हाँ, जमीन को पकड़ रखा है, तो उसके लिए मैं से तलवार उठाता हूँ, तमन्ना जी। और मैंने तलवारें लेकर के, तलवारें लहराता हुआ लोगों ने मुझे देखा है और मैं इसके लिए बड़ा फेमस हूँ। आपको लगता है ठीक है? मतलब बिल्कुल सही है। आप कैसे, जिन पूर्वजों ने कितना कष्ट करके अपनी जमीनों को बचाया होगा और उस जमीन को कोई और गलत तरीके से, बदमाशी से, जबरन जोर जबरदस्ती से पकड़ के बैठ जाए, तो फिर क्या तुक बनता है? क्या मतलब, कैसे आप अपने आप को मर्द कह सकते हैं अगर आप उस जमीन को जाने देते हैं? मैं अपने जमीन का एक कतरा ना जाने दूं। और जिस प्रकार मैं अपने जमीन के लिए इतना सीरियस हूं, और वही सीरियसनेस आप देखेंगे जब देश की जमीन अपनी जमीन लोग मानते थे, जब सच में राष्ट्रीयता होती थी लोगों के मन में। आप देखिए छत्रपति संभाजी महाराज को, आखिर उन्होंने तलवार क्यों उठाया हुआ था? क्यों उन्होंने अपने चमड़ी तक उधड़वा लिया था? क्यों उन्होंने गरम सलाखे से अपनी आंखें निकलवा ली थी, लेकिन जमीन का टुकड़ा नहीं जाने दिया था? इतना इंपॉर्टेंट होता है जमीन को बचाना। आजकल के लोग महानपुंसक मानता हूं जो लोग अपने खर्चे चलाने के लिए अपनी खानदानी जमीनों को बेच देते हैं। आपको जमीनें बढ़ाने के लिए दिया गया है, आपको कोई अधिकार नहीं है पूर्वजों की जमीन को बेचने का। लोग बेचते हैं जमीनें, और मैं उस तरह के लोगों को जब सत्ता में बैठता देखूंगा तो मेरा खून खौलेगा, क्योंकि सत्ता में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो देश को बेचने में कतई देरी नहीं करेंगे। जब देश हमारा आजाद हुआ था, ऐसे लोग सत्ता में बैठ करके देश को बेच दिया था उन्होंने। आधा आधा, टुकड़ा टुकड़ा देश हो गया भारत। बांग्लादेश इतना बड़ा गया, कोई नहीं ला पाया वापस। पाकिस्तान टूटा, कोई नहीं ला पाया। पीओके आज तक, आज देखिए इतने समय हो गया है, छोटा सा टुकड़ा है केवल इतने बड़े भारत का, आज तक वापस नहीं ला पाए कोई वापस।
क्योंकि किसी का खून नहीं खौल रहा। कोई खून खौलता हुआ व्यक्ति चाहिए जो जमीन को खींचेगा। आपको लगता है हम कहीं चूके हैं पीओके वापस लाने में? हम ला सकते थे? खून नहीं खोल रहा है, इसीलिए नहीं, इसीलिए तो पता है सबसे बड़ी कमी सरकारी नीति में है। ये जो 5-5 साल की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, कमी इसी में है। इसको बदलना चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए देखा जाए, सरकार बनाने के लिए जो चुनाव होता है, चुनाव शुरू होने से पहले खर्चा बहुत होता है। ग्राउंड स्तर पे लोग बिक जाते हैं। बेटी के शादी करने में जितना खर्चा नहीं होता, उससे कई ज्यादा खर्चा आपको मुखिया बनने के चुनाव में खड़ा होने में हो जाता है। आपको प्रधान बनने के लिए जो चुनाव, छोटा सा चुनाव, बिल्कुल सबसे छोटा चुनाव मैं बता रहा हूं। अब मैं उससे ऊपर के चुनाव में जाऊंगा तो और खर्चा है, लेकिन सबसे छोटे चुनाव में इतना जब खर्चा हो रहा है कि लोग बिक जा रहे हैं, उसको कई कई पूंजीपतियों से पैसा लगवाना पड़ता है। और वही पूंजीपति जैसा ही आप कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको कहेंगे उसी कुर्सी को नोच करके इसी कुर्सी पे मैं बैठा हूं। अब ये कुर्सी पे बैठने के लिए अगर मैं 10 लोगों से पैसा ले लूंगा, वो मेरे से जब पैसे का डिमांड करेंगे, मैं पैसा लाऊंगा कहाँ? ये माइक खोल के बेचूंगा, ये कुर्सी का लोहा बेचूंगा, कुर्सी से लकड़ी निकाल के बेचूंगा, तभी तो पैसा दूंगा। तो ये राजनीति नहीं है, ये रंक नीति है। और रंक नीति में आप विस्तार कर ही नहीं सकते। आप जहां बैठेंगे उसी को नोचेंगे और अपना जेब भरेंगे। 5 साल के लिए आपको पता है आपके पास सरकार है, आपको नहीं पता छठे साल है कि नहीं है। आप पूरा 5 साल आपका निकलेगा कि लूटे कैसे, क्या माध्यम से पैसा बनाए। बिल्कुल जमीनी बात बता रहा हूं, जमीन पे ऐसा हो रहा है। भले आपको इस दस्तावेजों में ऐसी चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन जमीन पे तो यही हो रहा है। हर जगह अंडर द टेबल काम होता है। तो जब आप लूटने के लिए बैठे हैं तो कैसे आप सोच सकते हैं कि पीओके को वापस लाएंगे? पीओके तो तभी वापस आएगा, या फिर पीओके के अलावा मैं तो सोच रहा था कि अलग अलग देशों में भारत इन्वेड करता और बड़ा राज बनता, बड़ा देश बनता। इन्वेड क्या करेगा? वो तो अपने टूटी हुई जमीनों को खींच नहीं पा रहा। दिक्कत है इस सरकारी पॉलिसीज में। इसके ऊपर बदलाव जिस दिन हो जाएगा, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि सही में देश जुड़ने लगेंगे, वापस से घर वापसी होने लगेगी कंट्रीज की। लोगों की घर वापसी में ज्यादा इंटरेस्टेड मैं नहीं हूं जितना अभी कंट्रीज को वापस लाने में इंटरेस्टेड हूं। पीओके आपको कहाँ, कौन से पॉइंट पे ऐसा लगा कभी कि पीओके इस वक्त आ सकता था लेकिन हमारी सरकार सक्षम नहीं रही? अभी सबसे बड़ा बात मैं आपको बताता हूं। अभी एक संग्राम होने वाला है। 11 मई से 20 जून के बीच में भारत और पाकिस्तान का मैटर होगा। 11 मई से 20 जून के बीच हाँ, में? 2026 में। इस समय लोहा गर्म है, समझिए। और ये युद्ध का जो हालात चल रहा है, इसमें और लोहा गर्म है। इस युद्ध के हालात में कहते हैं गैस लाइटिंग करनी चाहिए, थोड़ी सी कुछ आग भड़काना चाहिए। यानी पाकिस्तान ऐसे, हालांकि ये युद्ध का प्रबल हिस्सा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा और लड़वा देना चाहिए। मैं बताऊं कि कई बार ना कूटनीति में 2 लोगों को लड़वाने से बहुत फायदा हो जाएगा तीसरे को। और अगर हम पाकिस्तान की जमीन को देख रहे हैं तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ देना पड़ेगा। जिस दिन हम पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ देंगे, उस दिन लोहा इतना गर्म होगा कि एक हल्का सा हथौड़ा हमने मारा, पाकिस्तान वापस अंदर। चाइना कैसे कर रहा है? चाइना कैसे, जिस देश से उसको लेना देना नहीं है, उसको श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं है, उसको कई सारे देशों से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर अपनी अपनी कॉलोनीज बनाया जा रहा है, वहां पर कब्जा किया जा रहा है। चाइना कैसे कर पा रहा है ये काम? भारत क्या सक्षम नहीं है? इतनी बड़ी इकोनॉमी है भारत की। भारत आराम से ये काम कर सकता था कि उन कंट्रीज को लोन दे, उन कंट्रीज पे अपनी कॉलोनीज बैठाए, उन कंट्रीज पे अपनी कुछ आर्मी का तगबा उतारे। आखिर देखिए आप साउथ इंडिया में किया मोटर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पर कैसे चाइनीज कोरियन आर्मी ने अपना जगह रखा हुआ है कि वहां इंडियंस का प्रवेश तक मना है। भारत के अंदर वो छोटा कोरिया चला रहे कि नहीं? एक कंपनी है जो भारत के अंदर छोटा कोरिया चला रहा है, जहां भारतीय ही नहीं आ सकते। जिसकी जमीन पर वो कंपनी चल रही है, वहां भारतीयों का प्रवेश ही वर्जित है। आप राजनीति की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कूटनीति, हमारी राजनीति फेल हो रही है। फेल हो रही है। लड़वाइए ना पाकिस्तान को, लड़वाइए, कौन पूरा लड़वा- लहरा दीजिए पाकिस्तान को, और उसके बाद देखिए पाकिस्तान आपके पास खींच के चला जाएगा। राजनीति करना है तो थोड़ा सा तरीके से करिए। किसको नहीं आती राजनीति? अब आप देखिए, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। प्रधानमंत्री मोदी की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनके, मतलब अब उन्होंने बंगाल में जाके वो झालमुड़ी खाई, झालमुड़ी ये तो एकदम फेमस हो गई, हर कोई जाके वही खा रहा है। तो इतनी तो उनकी फैन फॉलोइंग है, तो कहाँ चूक तो हो जहां गई? झालमुड़ी की राजनीति हुई है, वही राजनीति अगर यही जो बंगाल में झालमुड़ी खाया गया है, एक बार पाकिस्तान में झालमुड़ी खा लेना चाहिए जाकर के। खिलाई तो थी, खाने गए तो थे। नहीं, खाने गए थे, इस बार थोड़ा तरीके से, जैसा मैंने बोला कि लड़वाना है ना पाकिस्तान को कहीं से, हाँ। तो एक बार लड़वाने के लिए जाना चाहिए। जिस क्षण में कहते हैं पाकिस्तान और अभी ईरान का चल रहा है, अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती पाकिस्तान दिखा रहा है, ईरान और पाकिस्तान को लड़वा दीजिए। भारत के है ना अच्छे टर्म्स ईरान से, पाकिस्तान अमेरिका से भारत के भी टर्म्स खराब हो रखे हैं, ईरान से टर्म्स अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स खराब हैं। थोड़ा सा और
आग लगाइए और पाकिस्तान को लड़ा दीजिए। ईरान की मिसाइलें तो वैसे ही इधर उधर रूट होकर दुबई में चली जाती हैं, एक आधा पाकिस्तान में आ जाए तो क्या दिक्कत है। अभी आप पाकिस्तान की तरफ से आपने जो प्रिडिक्शन करी कि मई और जून के बीच में एक बड़ा हमला होगा, ये पाकिस्तान की तरफ से होगा या फिर कुछ युद्ध होने वाला है? नहीं, युद्ध जैसा होगा, इसमें भारत पाकिस्तान आपस में टकरा रहे होंगे। हम्म। इसी टकराव में वही बता रहा हूँ कि लोहा गर्म है, मौका है, ईरान को जाकर के थोड़ा सा सुलगाइए कि पाकिस्तान को मारो।